गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सांख्यिकी अर्थशास्त्र की आधारशिला क्यों है, वो कौन से तत्व है जिससे सांख्यिकी अर्थशास्त्र की आधारशिला बनी है, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो स्टैटिक्स हमें सिखाती है वो कि आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। विभिन्न समस्याएं चाहे वो बेरोजगारी की है, बढ़ती हुई कीमतों की है, या बढ़ती हुई किसी अन्य समस्या की है, या घटते हुए निर्यात की है, ये सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उनको हम अच्छी तरह समझते हैं स्टैटिक्स की मदद से, डाटा से। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको आप संख्या के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिनका आप विस्तार जान सकते हो। जैसे किसी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कोई भी आम व्यक्ति कह सकता है, किसी भी सामान्य व्यक्ति इजीली कह सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, लेकिन वो एग्जैक्ट कितने परसेंट है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इन सब की जो स्टडी है वो स्टैटिक्स की मदद से की जा सकती है। स्टैटिक्स ही है जो अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि स्टैटिक्स हमें डाटा देती है जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं और आगे फोरकास्टिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी की एक समस्या अर्थशास्त्री इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का मतलब ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के लायक है, जिसको हम 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल करते हैं, का 20% भाग बेरोजगार है, तथा सन 1995-2005 के बीच में भारत में बेरोजगार कार्यशील जनसंख्या 18% से बढ़कर 20% हो गई है। यानी कि 1995 में जो कार्यशील जनसंख्या 18% बेरोजगार थी वो बढ़कर अब 20% हो गई है। तो स्टैटिक्स ही है जो हमें डाटा देती है परसेंटेज में या एवरेज के रूप में, हम उन डाटा को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अंतर अक्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं। स्टैटिक्स से आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, दो सेक्टर्स के बीच में, और अलग अलग समय के अनुसार। जैसे स्वतंत्रता के समय 1991 में हमारे देश में बेरोजगारी कितनी थी और 2020 में कितनी है, इसका अनुमान आप इजीली स्टैटिक्स से निकाल सकते हो। अर्थशास्त्री समस्याओं को केवल परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं करते, केवल संख्याओं के रूप में उनको नहीं जांचते, बल्कि उनकी तुलना भी करते हैं, और वो तुलना अंतर अक्षेत्रीय भी हो सकती है और अंतर समय तुलना भी हो सकती है। अंतर अक्षेत्रीय का मतलब है दो क्षेत्रों के बीच में तुलना करना, जैसे प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कितने हैं, तो आप क्षेत्र की तुलना कर रहे हो, या एग्रीकल्चर में कितने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने हैं, या शहरों में कितने हैं और गांव में कितने हैं, शहरी बेरोजगारी कितनी है या ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्री ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का कितना विस्तार है। ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि शहरी जनसंख्या में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रतिशत से कितनी ज़्यादा या कम है। तो वो परसेंटेज में तुलना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, न केवल अंतर क्षेत्रीय बल्कि अंतर समय के रूप में भी तुलना करते हैं। अंतर समय तुलना से प्रायः समय के साथ किसी समस्या के विस्तार में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए यदि हम ये देखना चाहें कि विभिन्न योजनाएं जो कि प्लानिंग की थी, 5 ईयर प्लान हमने बनाया था, उनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग हैं वो बेरोजगार थे। जैसे तो ये जो अनुमान लगा रहे हो आप समय के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तो इसे हम इंटरटेम्पोरल स्टैटिक्स बोलेंगे, अंतर समय तुलना। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात करना, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूह से कारण और परिणाम के बीच में संबंध ज्ञात करते हो, और मैंने आपको बताया था कारण और परिणाम के बीच में संबंध ही किसी भी शास्त्र को विज्ञान बनाता है, किसी भी सब्जेक्ट को साइंस बनाता है। तो इसलिए जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वही एक साइंटिफिक मेथड है। इसलिए जो स्टैटिक्स है वो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी लैब है, प्रयोगशाला है।
अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूह में कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील होते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान कर सके। निदान का मतलब है कि उस प्रॉब्लम को ज्ञात कर सके, जान सके, और उपचार का मतलब है इलाज कर सके। किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहले ज़रूरी है पता करना, जांच निकालना कि वो प्रॉब्लम है या नहीं, उसी को हम निदान कहते हैं। उसके बाद ही उसका उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है। उदाहरण के लिए यदि हम यह अध्ययन करना चाहते हैं कि अगर किसी भी वस्तु की मांग में कमी होगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी होगी। मांग का कमी का होने का मतलब है जैसे आज कोरोना के टाइम में आप बाहर की चीज़ों से परहेज कर रहे हो, बाहर की चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हो, तो उससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी बिक्री नहीं हुई है, जिससे निवेश में कमी हुई। निवेश का मतलब है कि वस्तु और सेवाओं पर खर्च करना, जिससे आपको फ्यूचर में रिटर्न प्राप्त हो सके। स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि किसी भी चीज़ का कारण क्या है और परिणाम क्या है। इकोनॉमिक्स के जितने भी मॉडल्स या सिद्धांत बनते हैं वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस होते हैं। यही एक मेन पॉइंट है जो स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स का आधार बनाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी और इकोनॉमिक्स मॉडल। आर्थिक सिद्धांत का मतलब ऐसी थ्योरी जिस पर अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, जिससे पर कोई ना कोई सिद्धांत बना हुआ है। जैसे मांग का सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उस वस्तु की मांग है वो कम हो जाएगी। किसी भी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ये हमने जो सिद्धांत बना है आर्थिक सिद्धांत, वो तब बना है जब हमने अनुमान लगाया है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उसकी वस्तु की मांग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये सब हमने डाटा कलेक्ट करके ही निकाला है। तो जो भी सिद्धांत बनते हैं वो स्टैटिस्टिक्स बेस पर ही बनते हैं। आर्थिक सिद्धांत क्या है? यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थापित संख्यात्मक संबंध है। ये बताता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे मांग का, डिमांड का किसी भी वस्तु की कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। ये पूर्व स्थापित संबंध है क्योंकि इसे हम आर्थिक सिद्धांत का एक भाग कहते हैं। सिद्धांत और जो मॉडल का निर्माण होता है वो संख्यात्मक प्रयोग के बगैर संभव नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ही है जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और मॉडलों का निर्माण करती है। 5th पॉइंट, आर्थिक भविष्यवाणी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स है वो फोरकास्टिंग करने के लिए हेल्पफुल होती है। आर्थिक भविष्यवाणी वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से की जाती है। भविष्यवाणी का मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र की तरह नहीं होती है, बल्कि ये आंकड़ों पर बेस होती है। जैसे कि गोल्ड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी भविष्यवाणी हम उपभोक्ता के व्यवहार को देखकर करते हैं कि यदि किसी देश का आर्थिक विकास होता है, उसे दूसरे देशों से व्यापार करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक सोने का जो प्राइस है वो बढ़ता है। गोल्ड प्राइस बढ़ जाता है जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन हम करते हैं वो गोल्ड में या विदेशी करेंसी के रूप में करते हैं। तो जो ये भविष्यवाणी हम कर रहे हैं वो डाटाबेस पर कर रहे हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। आर्थिक भविष्यवाणी से अभिप्राय भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के बारे में विचार प्रकट करना है। इसलिए जो आर्थिक भविष्यवाणी है वो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ से ही होती है, इकोनॉमिक्स तत्वों के बारे में स्टडी करती है। जैसे अगर हम लगातार कीमत के बारे में देखें कि जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो अर्थशास्त्री संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में कीमत स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणी है वो हम स्टडी के बेस से ही करते हैं। भविष्यवाणी की वजह से हम समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, समस्याओं से के बारे में पहले से ही तैयार हो जाते हैं। जैसे आने वाले टाइम में वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, जिससे गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो लेते हैं या गोल्ड को खरीद लेते हैं ताकि हमें भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों का निर्माण, वो भी स्टैटिस्टिक्स बेस होता है। स्टैटिस्टिक्स से हम अनुमान लगाते हैं कि कैसे किसी देश में करदाताओं की संख्या बढ़ गई है, यानी करदाताओं का मतलब होता है कि कर देने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। अगर नौकरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी देश में, तो ऑटोमेटिक कर देने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो वित्त मंत्री है वो उन पर टैक्स लगा सकता है, जिससे देश की आय बढ़ सकती है। या लोग जिन वस्तुओं को ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिन वस्तुओं की उनको ज़्यादा आवश्यकता है, सरकार उन पर
पर भी टैक्स लगा देती है। ये सारे के सारे जो डाटा है वो हमें स्टैटिस्टिक्स से प्राप्त होते हैं। एक वित्त मंत्री सांख्यिकी अध्ययनों के द्वारा ही सरकार में आय की वृद्धि के अलग अलग स्रोतों को ढूंढता है कि जैसे वो करों में वृद्धि करता है या सब्सिडी को कम करता है या जिनसे उनको लगता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो उसमें वो कमी कर देता है। वित्त मंत्री सांख्यिकी अन्वेषण रिसर्च करता है कि लोगों की कर देने की क्षमता कितनी है, इसी के आधार पर वो करों की दर को डिसाइड करता है। आर्थिक संतुलन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब वो सिचुएशन होती है जहां उपभोक्ता या उत्पादक अपने आप को बेस्ट मानते हो और अपनी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं करना चाहती। एक उपभोक्ता अपने आप को तब संतुलन में पाता है जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। एक उपभोक्ता जब अपने अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है और उत्पादक अधिकतम लाभ को प्राप्त कर लेता है तो वो संतुलन में हो जाते हैं। और दोनों को संतुलन में होने के लिए ज़रूरी है कि जो डिमांड और सप्लाई है, किसी भी वस्तु की डिमांड जो कि नेगेटिव स्लोप की होती है और सप्लाई जो कि पॉजिटिव स्लोप की होती है, वो एक दूसरे को कट करती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसी को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है और जहाँ जो प्राइस डिसाइड होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से तत्व है जिससे सांख्यिकी पर डिस्ट्रस्ट किया जाता है, सांख्यिकी की आलोचना की जाती है और सांख्यिकी पर विश्वास नहीं किया जाता। आज के लिए धन्यवाद।